हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सब। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। देन फिर लास्ट क्लासेस में हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखे थे और कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के टाइप्स और प्रोटीन के कार्य। फर्स्टली अपन ने डिस्कस कर लिया था कि प्रोटीन से एनर्जी कितनी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन फिर प्रोटीन बना किसका होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है। अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होने की से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एनर्जी अपन ने कर ही ली है। फिर है कि प्रोटीन की खोज किसने की है, तो प्रोटीन की खोज मुल्डर और बर्जीलियस की है। प्रोटीन बना किस चीज से है, प्रोटीन, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान रखने वाला। प्रोटीयस का सेंस होता है फर्स्ट स्थान रखने वाला, प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, अब है कि प्रोटीन का काम क्या क्या है। ठीक है, तो काम में क्या क्या आएंगे, शरीर की वृद्धि और विकास करना, शरीर की ग्रोथ करना। देन फिर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं एज लाइक जैसे विटामिन्स का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, अपना हार्मोन्स का निर्माण, मसल्स का निर्माण और एंटीबॉडीज का निर्माण, ये सारे। और जैसे वाटर बैलेंस को भी बैलेंस करता है और ब्लड का कोएगुलेशन या ब्लड का थक्का बनाने का काम भी प्रोटीन करता है। ये जनरली और अदर काम में एनर्जी गिविंग का काम करता ही करता है। प्लस दूध के निर्माण में भी प्रोटीन, लैक्ट एल्बुमिन जो मिल्क की प्रोटीन होती है जिसका नाम है लैक्ट एल्बुमिन, तो प्रोटीन दूध निर्माण का काम भी करता है। दैन फिर तंतुओं के निर्माण में जो फाइब्रिन्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनके निर्माण में भी प्रोटीन का काफ़ी अच्छा रोल होता है। अब है कि प्रोटीन में प्रोटीन के जो मेन कंपोजिशन हैं उनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो प्रोटीन में वैसे तो कार्बनिक कंपाउंड है प्रोटीन का, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे अपना प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे विटामिन्स हैं, ये चारों के चारों कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनको जलाने पे पीछे कुछ बचता नहीं है, और अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनको जलाने पे पीछे बचता है। एज लाइक ऐश वगैरह जो होती है, राख वगैरह जो जलती है, वो हमारे अकार्बनिक में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का सेंस है कि उसमें कार्बन तो कन्फर्मेशन है कि कार्बन तो होगा ही होगा। से बाद में कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें आएंगे, तो हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, अपना नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, फॉस्फोरस आएगा, और अमीनो ग्रुप तो बेसिकली है ही, जो अमोनिया अमीनो ग्रुप पीछे से जुड़ा होता है, बिकॉज अमीनो अम्ल और जुड़ा होता है ना, तो अमीनो ग्रुप उसमें पीछे आएगा। तो ये प्रोटीन के घटक होते हैं। इसमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और NH2 अमीनो ग्रुप होता है जो कार्बन के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, अब है कि जो अपना ह्यूमंस है, ह्यूमंस के शरीर में अप्रोक्स मान लो 1/5 भाग जो होता है, एवरेज बोलूँ तो 20%, जो 20% पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है। ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में 20% पार्ट प्रोटीन का होता है, जिसको अपन 1/5 पार्ट भी बोल देते हैं। तो जो 20% भाग हमारी बॉडी का है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसमें 50% मसल्स आ जाएंगी, 20% बोन्स, कार्टिलेज, टीथ, ये सब आ जाएंगे, एंड 10% कौन कौन से आएंगे, स्किन एंड टिश्यू और अदर जो लिक्विड हैं, एज लाइक जैसे ब्लड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, ये सब 10% में आ जाएंगे। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना परसेंट है, 20%, और 20% में भी 50% मसल्स का पार्ट है, 20% बोन्स, कार्टिलेज, टीथ का पार्ट है, एंड 10% स्किन, टिश्यूज और जो लिक्विड है, लिक्विड जो फ्लूइड है, जैसे एज लाइक अपना ब्लड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, इन सब में 10% पार्ट आएगा। ओके, फिर अपना जैसे ओवरऑल अपन देखें, इसमें जनरली ये क्वेश्चन आता है जो ज़्यादा बार पूछा जाता है कि
इस नाइट्रोजन का पार्ट कितना होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना % होता है, या प्रोटीन में नाइट्रोजन का पार्ट कितना होता है, तो 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर है कि अमीनो एसिड जो हैं, अमीनो एसिड नेचर में जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, तो अमीनो एसिड नेचर में बेसिक प्रकृति के होते हैं, और जो COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो नेचर में एसिडिक नेचर का होता है। तो ओवरऑल अगर अपन प्रोटीन का नेचर देखेंगे तो वो न्यूट्रल मिलेगा, वो ना एसिडिक मिलेगा ना बेसिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया ग्रुप है वो क्षारीय हो गया, और जो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अम्लीय हो गया। समझ गए कि उसको अपन उदासीन क्यों मानते हैं या क्षारीय क्यों मानते हैं? कि उसमें दो ही चीज़ें मेन हैं, सबसे बड़ा जो पार्टीशन रखते हैं प्रोटीन में, तो उसमें दो ही चीज़ें मेन हैं, एक अमोनिया ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताती हूँ क्योंकि मेरे को PDF में इतना कुछ मैटर जैसे मिल नहीं रहता है, तो एक्स्ट्रा से आप अपने नोट्स बना के उनको एक्स्ट्रा लिख लो, जो भी मैं बोलती हूँ उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अमीनो एसिड्स पे। अमीनो एसिड्स पे ओवरऑल देखें तो 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें 10 एसेंशियल होंगे और बाकी बचे हुए नॉन एसेंशियल होंगे। अब है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में जो हमारी बॉडी में खुद फॉर्म होते बनते नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होंगे कि जो हमारी बॉडी में जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें किसी भी हालत में हमें उनको बाहर से लेना पड़ेगा। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। समझ गए? अब मैं वापस से रिपीट करती हूँ अमीनो एसिड से कि अमीनो एसिड टोटल कितने होते हैं? 22, जिनमें 9 एसेंशियल होते हैं और बाकी 11 बचे हुए जो है वो 13 बचे हुए जो हैं वो नॉन एसेंशियल में हो जाएंगे। 10 जो एसेंशियल हैं वो एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, लेकिन किसी भी हालत में हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। और जो नॉन एसेंशियल हैं उनमें वो होंगे जो हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है। ओके, अब है अपन को केवल एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि बाकी बचे हुए तो फिर नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को अपन को याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड में फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, आइसोल्यूसिन आ जाएगा, ल्यूसीन आ जाएगा, फिर हिस्टिडीन आ जाएगा, आर्जिनिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, मिथ्योनिन आ जाएगा, थ्रियोनिन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा और ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और बाकी बचे हुए सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इनमें जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है ना, ये एडल्ट्स में जो होगा, किशोरों में जो होगा, उनमें तो ये एसेंशियल में आएंगे, लेकिन जो वृद्धावस्था में होगा उनमें ये नॉन एसेंशियल में आएंगे, क्योंकि वृद्धावस्था की एज में ये हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो ओवरऑल साइंस ने इन दोनों को सेमी एसेंशियल में काउंट किया है। समझ गए कि भाई आर्जिनिन और जो हिस्टिडीन है ये किशोरों में जो होता है नहीं बन पाता है, लेकिन जो ओल्ड एज में ये बनना शुरू हो जाता है, तो इनको दोनों को ही सेमी एसेंशियल में काउंट किया जाता है। तो कुछ लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स को 9 भी मानते हैं, कुछ बुक्स में 9 भी काउंट करते हैं और कुछ बुक्स 10 भी काउंट करती है। उसका रीज़न यही है कि इनको सेमी एसेंशियल में काउंट करते हैं। ठीक है, अब है कि जैसे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी चीज़ में अगर हम अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं। और किसी भी चीज़ से अगर अमीनो एसिड्स को अपन अगर हटाते हैं तो उसको अपन डी एमिनेशन कहते हैं। समझ गए? डी मतलब रिमूव करना। तो अगर किसी भी कंपाउंड से अमीनो एसिड्स को अगर रिमूव करेंगे तो उसको डीएमिनेशन बोलेंगे, और अगर किसी भी कंपाउंड से अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको ट्रांस एमिनेशन बोलेंगे।
ठीक है। तो प्रोटीन का अपन ने शुरुआत किया था, प्रोटीन से बना होता है, प्रथम स्थान रखने वाला होता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। काम इसका क्या है, ग्रोथ करना, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करना, जिसमें ये हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज सारे इसमें, विटामिन्स, जल का बैलेंस करना, एनर्जी देना, वृद्धि विकास करना, दूध का निर्माण करना, ये सारे इसके वर्क कामों में आ जाएंगे। फिर इसकी खोज मुल्डर और बिजलिस ने की थी। फिर दूसरी बात कि बॉडी में 1/5 भाग हमारी बॉडी का मतलब 20% भाग प्रोटीन का बना होता है, जिनमें 50% मसल्स कवर करेगी, 20% बोन्स, टीथ एंड कार्टिलेज कवर करेगी एंड 10% कवर करेगी स्किन एंड टिश्यू और लिक्विड जो है, जैसे एज लाइक ब्लड, हार्मोन, ये सारे जो होंगे वो लिक्विड वाला पार्ट है वो 10% रहेगा। तो प्रोटीन का 100% हो गया और टोटल प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना कवर करती है, 20%। प्रोटीन बना किसका होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है। अमीनो एसिड्स किस चीज़ से बंधे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। प्लस इसके कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, मैं वापस रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब है अमीनो एसिड्स कितने थे, 22, उसमें 10 एसेंशियल, बाकी बचे हुए नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में जैसे आप याद करो तो अपना एफ से स्टार्ट करेंगे, फिनाइल एलेलिन, आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसीन, फिर हिस्टिडीन, फिर आर्जिनिन, फिर लाइसिन, फिर मेथियोनिन एंड फिर अपना थ्रियोनिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। आप केवल एसेंशियल को याद कर लो, आपको नॉन एसेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी बचे हुए सारे नॉन एसेंशियल में चले जाएंगे। आर्जिनिन और जो हिस्टिडीन है वो किशोरों में नहीं पाया जाता है, किशोरों में वो एसेंशियल में आएगा और वृद्धावस्था में वो नॉन एसेंशियल में आएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में वो दोनों अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है। समझ गए। तो अब है कि हम जो सेकेंड प्रोटीन का ही जो सेकेंड पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटीन कितने टाइप्स में होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ों के आधार पे प्रोटीन को बांटा गया है, जैसे गुणों के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, फिर जो सोर्स मिल रहा है उस सोर्स के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, देन फिर थर्ड नंबर पे उनका केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे मान लो गुणों के आधार पे, तो गुणों के आधार पे एक तो कंप्लीट प्रोटीन आ जाएगा, एक पार्शियल कंप्लीट आ जाएगा, एक इनकम्प्लीट आ जाएगा। कंप्लीट मतलब जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट पाए जाते हैं, तो वो उत्तम प्रोटीन होगी, तो उसको हम कंप्लीट प्रोटीन में मानेंगे। जिनमें थोड़े कम पाए जाते हैं लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड एटलीस्ट उनमें है, उनको हम पार्शियल कंप्लीट में काउंट कर लेंगे। एंड इनकम्प्लीट में हम कौन से काउंट करेंगे, जो जिनमें एसेंशियल अमीनो एसिड न के बराबर पाए जाते हैं, उनमें केवल नॉन एसेंशियल ही होते हैं, तो उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन में कर लेंगे। ऐसे ही सोर्स के आधार पे, सोर्स के बेस पे दो टाइप के हैं, एक जो पशु से प्रोटीन मिलती है तो उनको हम उसमें पशु वाले में प्राणी जगत में काउंट करेंगे, और जो वनस्पति से मिलता है उसको वनस्पति जगत में काउंट करेंगे। फिर है केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कितने टाइप्स में बांटे हैं, तो उनमें साधारण या सिंपल आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड आ जाएगा और डिराइव्ड आ जाएगा, कि व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गुण के आधार पे, सबसे पहला गुणों के आधार पे प्रोटीन कितने टाइप का होता है, तो उनमें कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट प्रोटीन में जो आएंगे उनमें कौन कौन से आएंगे, दूध हो गया, अंडा हो गया, फिर मांस हो गया, और अपना सोयाबीन हो गया, और सूखे मेवे जो होते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हो जाएंगे। इनमें भी सोयाबीन, और मैं जैसे अपन पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, कि सोयाबीन को वनस्पति जगत में बेस्ट माना गया है। उसमें सबसे ज़्यादा वनस्पति जगत में जितने भी प्रोटीन के सोर्स हैं, पीनट्स वगैरह, सोयाबीन वगैरह, सूखे मेवे जो वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं तो वो सोयाबीन में पाए जाते हैं, और इसीलिए सोयाबीन का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 42 से अबोव होता है। और अगर नॉनवेज में अगर अपन देखें सोर्स में, तो एग का बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट होता है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल वैल्यू
उसको वो उस बेस पे डिसाइड होता है कि किसी चीज़ में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने ज़्यादा हैं। जिस भी कंपोजिशन में जितने ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होएगी और उसको अपन कंप्लीट प्रोटीन में मान लेंगे। तो एग की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 90 to 100 होती है, इसलिए उसको नॉन वेज में बेस्ट प्रोटीन का सोर्स माना गया है। समझ गए? दूसरा कंप्लीट प्रोटीन में तो वो आ ही गया है। अब है कि उनके नीचे वालों में कौन कौन सा है। तो नीचे वालों में दूध आ जाएगा, दूध के जो डिराइव्ड है एज लाइक दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, वो आ जाएंगे, पनीर हो गया वो आ जाएंगे। फिर मांस आ जाएगा, उसके बाद में सूखे मेवे और सोयाबीन है ही। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोटीन का पार्ट होता है यहाँ तक का। अब अपन डिस्कस करते हैं दूध क्या है। दूध जो है ना, इसको अपन कंप्लीट फूड बोल सकते हैं। एक तरह से हम इसको अब तक कंप्लीट फूड डिक्लेयर कर चुके होते अगर इसमें विटामिन सी और आयरन होता तो। वैसे देखें तो दूध ओवरऑल कंप्लीट फूड ही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कि उसमें विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता, उस वजह से हम दूध को कंप्लीट फूड नहीं बोलते हैं। उसका यही रीज़न होता है, वरना दूध में ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है हमारी बॉडी को वो कंप्लीट पाई जाती है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन हो गया। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, उसमें जो आएंगे दालें और अनाज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दालें और अनाज पार्शियल कंप्लीट में क्यों आए। पार्शियल कंप्लीट पढ़ रहे हैं पर सेकेंड नंबर, तो पार्शियल कंप्लीट में आते हैं दालें और अनाज। दालें और अनाज को पार्शियल कंप्लीट में क्यों रखा, इनको कंप्लीट में क्यों नहीं रखा? बिकॉज दालों में मिथ्योनिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और अनाजों में लाइसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अनाज में बाकी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं बट लाइसिन नहीं पाया जाता, और दालों में बाकी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं बट मिथ्योनिन नहीं पाया जाता। इस वजह से इनको पार्शियल कंप्लीट में रखा गया है। और हमारे जैसे हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि खिचड़ी खाना शुरू किया था या इडली सांभर वगैरह खाना शुरू किया था या चावल दाल खाना शुरू किया था, उसके पीछे यही रीज़न था। अनाजों में लाइसिन नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, और दालों में मिथ्योनिन नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। तो जब अपन इन दोनों को साथ में खाते हैं तो एक कंप्लीट फूड बन जाता है, वो एक दूसरे की नीड्स कंप्लीट कर देते हैं। समझ गए कि भाई उसके पास मिथ्योनिन नहीं है, इसके पास लाइसिन नहीं है, जैसे दोनों साथ में मिलेंगे दोनों की नीड्स कंप्लीट हो जाएगी। उस वजह से इन दोनों को साथ में खाया जाता है, एक खिचड़ी का फॉर्मेशन करके या फिर इडली सांभर का फॉर्मेशन करके, खिचड़ी का फॉर्मेशन करके या चावल दाल का फॉर्मेशन करके इन दोनों को साथ में लिया जाता है ताकि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे कंप्लीट किए जा सकें। समझ गए? तो इसलिए पार्शियल कंप्लीट वाले भी आ गए। फिर है एक चीज़ याद रखना, जो कंप्लीट प्रोटीन है ना वो किशोरों में हाईएस्ट क्वांटिटी में चाहिए होती है, ओल्ड एज में कंप्लीट प्रोटीन की नीड नहीं होती है। लेकिन जो पार्शियल कंप्लीट की वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा नीड होती है। उसका रीज़न होता है पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन क्या करता है, ये जो टूट फूट या जो रिपेयरिंग का काम है वो पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन करती है, और जो ग्रोथ का काम है, जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो चीज़ करनी है वहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन चाहिए होगी। बट जहाँ टूट फूट मरम्मत करना है या हमारे और एक ऐसी मरम्मत करना जिससे वेट गेन भी ना हो, तो वो काम पार्शियल कंप्लीट का है। दालें वगैरह, आप दाल का सूप पियोगे, कुछ भी ऐसा करोगे तो उससे आपको कोई भी दाल का सूप पियोगे, कुछ भी करोगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। समझ गए? तो इस वजह से जो वृद्धावस्था में जो हमें प्रोटीन की नीड होती है वो पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन की नीड होती है, और जो किशोरों को एडोलेसेंस एज में जो नीड होती है उसमें कंप्लीट प्रोटीन की नीड होती है। अंडरस्टैंड? अब है इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें कोई भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं पाया जाता, और एक तरह से जैसे फ्रूट्स में जिलेटिन प्रोटीन होती है वो इनकम्प्लीट में आएगी। मक्के में जो पाई जाती है वो जीन प्रोटीन पाई जाती है, वो इनकम्प्लीट का सोर्स आएगा। समझ गए?
अब है कि इनमें प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, समझ गए। तो इनमें जैसे अंडे में होगी एल्बुमिन या ओवल एल्बुमिन, फिर दूध में लैक्ट एल्बुमिन, फिर अपना जो मांस है उसमें ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन, फिर सूखे मेवे में एक्जेल्सिन, फिर सोयाबीन में ग्लाइसिन, ये इनमें पाई जाती हैं। दालों में लगभग सारी पाई जाती हैं, एक लाइसिन को छोड़ उसमें मिथ्योनिन को छोड़ के, और अनाजों में लाइसिन को छोड़ के बाकी सारी पाई जाती हैं। मक्का में जीन, ZEIN जीन, मक्का में जीन प्रोटीन मिलेगी, और जो फ्रूट्स हैं उनमें जिलेटिन प्रोटीन मिलेगी। ओके, अब है सोर्स के आधार पे, तो सोर्स के बेस पे वनस्पति से मिलने वाली और प्राणीज जगत से मिलने वाली। वनस्पति जगत से दूध, दही, अपना खीर, खिचड़ी, जितने भी वनस्पति सोर्स हैं वो वनस्पति में चले जाएंगे। सूखे मेवे वगैरह वो सारे और अनाज, दालें, ये सारे वनस्पति सोर्स में आ जाएंगे। एंड एनिमल सोर्स में मांस, मछली, खोया या लीवर, अपना छाछ, ये सारे उसमें प्राणीज में आ जाएंगे। फिर है अपना केमिकल कंपोजिशन के बेस पे प्रोटीन के टाइप्स। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे सिंपल प्रोटीन होगी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होगी और डिराइव्ड प्रोटीन होगी। सिंपल प्रोटीन में जो अकेली प्रोटीन्स होती हैं, सिंगल, जिनमें कोई आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो सिंगल, जैसे मान लो अंडे में एल्बुमिन या ओवल एल्बुमिन है, गेहूं में ग्लूटेन है, दूध में लैक्ट एल्बुमिन है, मांसपेशियों में ग्लोबिन है, मक्के में जीन है, चावल में अर्जिनिन है, ब्लड में ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, अपना अस्थियों में, बोन्स में कोलेजन है, जौ में हार्डिन है, मूंगफली में एरेचिन है, बादाम में अमेंडिन है, और नेल्स या बालों में क्रिएटिन है। तो ये सिंगल प्रोटीन है सारी, तो ये सिंपल प्रोटीन में आ जाएंगे। संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इनमें कौन सी आएंगी? इनमें जो कंपोजिशन हुए हुए हैं या जुड़े हुए हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन में साधारण प्रोटीन के साथ में जब कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा। जब साधारण प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड मिलेगा वो न्यूक्लियोप्रोटीन में मिल जाएगा। जब साधारण प्रोटीन के साथ में लिपिड जुड़ेगा तो वो लाइपोप्रोटीन बन जाएगा। जब ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और जब फास्फोरस साधारण प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो फास्फोप्रोटीन बन जाएगा। ओके, अब है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड इन द सेंस कि वो केमिकल रिएक्शन करके एक नया फॉर्म बन गया है, एक नया फॉर्मेशन हो गया है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि दूध में लैक्ट एल्बुमिन है बट दही में केसिन प्रोटीन आ जाएगी। ऐसे ही रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन है बट जमे हुए रक्त में, जो जम चुका है, उसमें फाइब्रिन मिल जाएगा। उबले हुए अंडे में, जनरल अंडे में ओवल एल्बुमिन है, लेकिन उबले हुए अंडे में सिर्फ एल्बुमिन है। तो ये एक डिराइव्ड प्रोटीन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या किया है, अपने प्रोटीन को लगभग कंप्लीट किया है। थोड़ी बेसिक लेवल की और जानकारियां हैं वो और बता देती हूँ कि जैसे अपना जो है नीड्स कितनी होती है। तो अगर मेल की बात करें तो 50 to 70 ग्राम प्रोटीन मेल को पर डे का चाहिए होता है, और फीमेल की बात करें तो 45 to 65 ग्राम फीमेल को चाहिए होता है। हालांकि प्रेगनेंसी में वो क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, 25 उसमें और ऐड कर देते हैं। 45 to 65 जनरल होता है और प्रेगनेंसी में अपन 25 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे जो अगर वुमन सुपरवाइजर वाले बच्चे अगर उसको देख रहे हैं तो उनके वो क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो इसलिए जनरली हम इसको मेल्स को चाहिए होती है 50 to 70 और फीमेल को चाहिए होती है 45 to 65। और अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है या बेबी फीड की कंडीशन है तो वहाँ पे 25 अपन और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब है कि जैसे अपन एक एवरेज अगर मान के चलें कि जैसे पर डे की हमें 2000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर चाहिए है तो उसमें से 200-300 एनर्जी हमें प्रोटीन कवर कर लेता है इतना। जैसे मैंने आपको इनिशियली जब क्लासेस स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 15% जो है, 15% जो पार्ट है वो हमारा उसका होगा, 15% एनर्जी का पार्ट प्रोटीन कवर करेगी।
एनर्जी का जब गिविंग की बात आएगी तो 60% कार्बोहाइड्रेट देगा और 25 फिर फैट देगा और 15-15% प्रोटीन एनर्जी गिविंग का काम करेगा। तो अगर जैसे हमें पर डे की 2000 किलो कैलोरी अगर अपन को चाहिए होती है, 2000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर अपन को चाहिए होती है, तो उसमें से अपन को ऑलमोस्ट 200 से 300 किलो कैलोरी हमें प्रोटीन से चाहिए होती है। ठीक है, और आज अपन का प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अपन ने प्रोटीन को कंप्लीट कर लिया है, उसके टाइप्स, अमीनो एसिड्स के टाइप, प्रोटीन के टाइप, प्रोटीन के कार्य, उसकी खोज, उसका कितना पार्ट होता है, उसकी नेचर क्या होती है, ये सारा अपन ने आज कर लिया है। कल अपन फैट के टाइप्स वगैरह सारे करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको नॉर्मल लेवल पे बता चुकी हूँ, सरफेस लेवल पे किसी फैट्स के टाइप्स वगैरह, लेकिन अपन थोड़ा डिटेल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल फैट को अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल इन द सेंस कि अपन नेक्स्ट क्लास में फैट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।